नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी कलम अपनी आवाज़ पे। तो हमारी व्याकरण की शिक्षण विधियों के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज हमारा जो आगे का है टॉपिक वो है गद्य साहित्य की या गद्य की शिक्षण विधियाँ। तो हमारे जो आगे का टॉपिक का नाम है वो है गद्य की शिक्षण विधियाँ। बात करें गद्य की शिक्षण विधियों की करने से पहले, उससे पहले हम बात करेंगे कि गद्य का विकास कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, गद्य शब्द कैसे बना, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गद्य के बारे में। तो बात करें गद्य के बारे में तो गद्य जो है वो है गद्य वक्तव्याम वाची। इसमें यत प्रत्यय के लगने से गद्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। बात करें गद्य शब्द की उत्पत्ति के बारे में तो गद्य वक्तव्याम वाची, इसमें यत प्रत्यय के लगने से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? गद्य शब्द की। या यूं कह सकते हैं कि गद धातु में यत प्रत्यय के जुड़ने से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? वह है गद्य। तो गद धातु में यत प्रत्यय लगने से किसकी उत्पत्ति हुई? गद्य शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है स्पष्ट कथन। स्पष्ट कथन या यूं कह सकते हैं कि स्पष्ट कहना। तो गद्य शब्द के बारे में बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति हुई है गद्य धातु में यत प्रत्यय के जुड़ने से, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है स्पष्ट कथन या स्पष्ट रूप से कहना। बात करें इसके आगे की तो गद्य शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने देखा, इसके अर्थ के बारे में हमने देखा। तो उसके बाद में इसका देखेंगे कि गद्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बात करें मुख्य उद्देश्य की तो गद्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है एक तो ग्रहण एवं अभिव्यक्ति। जो गद्य का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है ग्रहण एवं अभिव्यक्ति, यानी किसी के द्वारा कही गई बात या किसी के द्वारा कहा गया कथन को ग्रहण करना और हमारे मन में जो कथन आ रहा है उसको क्या करना? दूसरे के सामने अभिव्यक्त करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ग्रहण एवं अभिव्यक्ति। अब बात करें जो हमारा साहित्य है, जो संस्कृत साहित्य है वो क्या है? सबसे प्राचीन साहित्य है। जो संस्कृत साहित्य है वो हमारा क्या है? सबसे प्राचीन। प्राचीन का मतलब कि जब पूरी दुनिया या विश्व में जब सांकेतिक भाषा का प्रचलन था तो उस समय यहाँ पे हमारे श्लोकों के द्वारा संस्कृत भाषा बोली जाती थी। तो संस्कृत भाषा कह सकते हैं या संस्कृत साहित्य वो कैसा है? सबसे प्राचीन साहित्य। तो गद्य के सर्वप्रथम दर्शन कहाँ पे होते हैं? संस्कृत साहित्य में होते हैं। अब बात करें संस्कृत साहित्य में भी कहाँ होते हैं तो संस्कृत साहित्य में गद्य के दर्शन होते हैं वेदों में। गद्य के दर्शन कहाँ पे होते हैं? सर्वप्रथम दर्शन कहाँ होते हैं? वेदों में। बात करें वेदों की तो वेदों में बात करें तो गद्यात्मको यजुः, गद्यात्मको यजुः, यानी कि जो यजुर्वेद है वो किस में लिखा गया है? गद्य में लिखा गया। तो संस्कृत साहित्य में जो वेद जो रचना है, ठीक है, उसमें एक वेद का नाम है यजुर्वेद। उस वेद में सर्वप्रथम गद्य के हमें दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले गद्य के दर्शन कहाँ हुए? यजुर्वेद में। बात करें इसके आगे की तो देखो कई बार क्या होता है कि इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं पूछ ली जाती है। तो आगे हम गद्य की परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गद्य की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो सबसे पहले परिभाषा आती है आचार्य दंडी की। आचार्य दंडी ने गद्य की क्या परिभाषा दी? आचार्य दंडी ने दी कि अपाद है पद संतानो गद्य। आचार्य दंडी है, उन्होंने क्या परिभाषा दी कि अपाद है पद संतानो गद्य। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी काव्यादश। इन्होंने आचार्य दंडी ने काव्यादश में गद्य की परिभाषा दी, वो थी अपादो पद संतानो गद्य। अब देखो यहाँ पे अपाद दो शब्द है। अपाद है, पाद का मतलब होता है गण कह सकते हैं या कह सकते हैं मात्रा, कि जहाँ गण और मात्रा इन पदों का समूह हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? गद्य। लेकिन यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? अपाद है। अपाद या यूं कह सकते हैं कि नैपाद है।
नैपादे का मतलब यहाँ पे कौन सा समास हो गया, नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास में होता है क्या कि किसी भी शब्द के आगे न या ए या अन जोड़ दिए जाने पर उस शब्द का विलोम शब्द बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपाद है, यानी कि जहां गण और मात्राओं का समूह है या पदों का समूह नहीं हो, या गण या मात्राओं से रहित पदों के समूह को क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। तो गद्य की परिभाषा आचार्य दंडी के अनुसार क्या हुई कि जहां गण और मात्रा के पदों का समूह नहीं हो उसे क्या कहेंगे, गद्य कहेंगे। बात करें आगे, तो एक विद्वान हुए थे आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने क्या परिभाषा दी थी, वृत्त बंध है रहित है, वृत्त बंध है रहित है गद्य, वृत्त बंध है रहितम गद्य। तो इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो दी गई थी साहित्य दर्पण में। तो साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ में क्या परिभाषा दी थी कि वृत्त बंधम रहितम गद्यम। तो वृत्त का मतलब जो रचना छंद के नियमों से रहित है, जो रचना छंद के नियमों से रहित है वो क्या है, गद्य। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है कि परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे गद्य की परिभाषा की बात करें तो दो आचार्यों की हमने परिभाषा देखी, एक तो आचार्य दंडी के अनुसार और एक आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। अब बात करें इसके आगे, तो यहाँ हमने देखा कि गद्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, गद्य शब्द सबसे पहले कहाँ से लिया गया, उसके बाद में बात करी हमने इसकी परिभाषा की। अब बात करेंगे गद्य का लक्षण, कि गद्य का लक्षण क्या होता है। गद्य का लक्षण क्या होता है कि ओजस समास है, भूयस्वम गद्यम जीवितम। अब देखो यहाँ पे दो शब्द है, पहला तो है ओज है और दूसरा है समास है। कि जिस साहित्य में ओज गुण या कह सकते हैं कि समास की बहुलता पाई जाती है, कि जिस साहित्य में ओज गुण तथा समास की बहुलता पाई जाती है वह है क्या होता है, गद्य का जीवन होता है। तो गद्य के जीवन की बात करें तो जिसमें ओज गुण की प्रधानता हो और समास की बहुलता हो वह कौन सी होगी, गद्य। अब सीधी सी परिभाषा की बात करें तो जो रचना छंद और अलंकारों के नियमों से रहित हो वह रचना क्या कहलाती है, गद्य कहलाती है। जो रचना छंद और अलंकारों के नियमों से रहित रचना हो वो क्या कहलाती है, गद्य कहलाती है। उसके बाद में एक आता है, एक पंक्ति आती है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि गद्य कविनाम निक्षा वदंती। गद्य कविनाम निक्षा वदंती, गद्य कविनाम निक्षा वदंती। कि गद्य कवियों की क्या मानी जाती है, कसौटी मानी जाती है। कसौटी कैसे, कि गद्य जो रचना है वो क्या है, पद्य रचना की बजाय क्या है, कलिष्ठ है। यानी कि पद्य लिखना तो सरल माना जाता है लेकिन गद्य लिखना क्या माना जाता है, कठिन माना जाता है। तो गद्य जो रचना है वो कवियों की क्या है, कसौटी है। या यूं कह सकते हैं कि गद्य रचना पद्य के मुकाबले क्या मानी जाती है, कलिष्ठ मानी जाती है। अब बात करें तो देखो एक आता है हमारे प्रश्न कई बार आ चुका है कि गद्य त्रयी में किन को शामिल किया जाता है। देखो गद्य त्रयी में 3 को शामिल किया जाता है। पहला तो आपके है दश कुमार चरितम। सबसे पहले गद्य त्रयी में रचना है दश कुमार चरितम, उसके बाद में रचना है वासव दत्ता, उसके बाद में रचना है कादम्बरी। इन तीन पुस्तकों को किस में शामिल किया जाता है, गद्य त्रय में। आपके सामने प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से गद्य त्रय में शामिल रचना नहीं है, या यूं आ सकता है कि निम्नलिखित में से गद्य त्रय में शामिल रचना है। तो गद्य त्रय में 3 रचना शामिल है, दश कुमार चरित, वासव दत्ता और कादम्बरी। इन तीनों को गद्य त्रय में शामिल किया जाता है।
तो बात करें इसके आगे की, तो इसके बाद आगे की बात करें तो गद्य है वो दो प्रकार का माना जाता है। यूं कह सकते हैं कि गद्य के दो भेद होते हैं। गद्य के दो भेद कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है कथा। गद्य के भेद कितने हुए? दो। उसमें से पहला भेद हो गया कथा। कथा क्या होता है कि कथा होती है वो कवि कल्पित होती है, कि कवि अपने अनुसार ही क्या करता है, सोचता है और उसको रचना का रूप देता है। तो वह कौन सी हो गई? कथा हो गई। बात करें दूसरे भेद की, तो दूसरी होती है अध्यायिका। अध्यायिका तो अध्यायिका होती है वो क्या होती है कि किसी भी मान लो ऐतिहासिक प्रसंग हो, कोई भी ऐतिहासिक प्रसंग है उस पर क्या होती है रचित, जैसे ऐतिहासिक प्रसंग पे, जैसे एक रचना है शिवराज विजय। तो इसमें क्या होती है, कवि की कल्पना कम होती है जबकि सच्चाई क्या होती है, ज़्यादा। इसमें क्या होती है, कवि की कल्पना ही होती है और सच्चाई क्या होती है, थोड़ी सी। जैसे स्वपन वासवदत्ता है, ठीक है, उसमें क्या है कि कवि की कल्पना ज़्यादा है और हकीकत क्या होती है, कम होती है, बहुत ही कम होती है। यहाँ पे ये ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर रचना होती है। जैसे शिवराज विजय है, उसमें शिवाजी के जीवन चरित्र का वर्णन किया है, तो वहाँ कवि की कल्पना बहुत कम देखने को मिलती है। तो गद्य के इस प्रकार दो भेद होते हैं, पहला होता है कथा और दूसरा अध्यायिका। अब बात करें इसके आगे की, तो देखो गद्य का मुख्य उद्देश्य तो हमने पढ़ा कि गद्य का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रहण एवं अभिव्यक्ति। अब उसके कुछ सामान्य उद्देश्य भी होते हैं। सामान्य उद्देश्य का मतलब जैसे या यूं कह सकते हैं कि गद्य की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। गद्य की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले विशेषता बात करेंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग बताना या विराम चिन्हों के बारे में ज्ञान करवाना। उसके बारे में आगे पढ़ें तो लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का ज्ञान करवाना। उसके बारे में हमने पहले व्याकरण में पढ़े थे कि चार भाषा के मूलभूत कौशल होते हैं, उसमें दो अभिव्यक्ति होते हैं और दो अर्थग्रहण होते हैं। तो बात करें कि अर्थग्रहण का मतलब दूसरों से सुन करके, ठीक है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि सुनना, एक तो सुनना और दूसरा क्या होता है, पढ़ना। इन दोनों से क्या किया जाता है, अर्थग्रहण। किसी का हम सुन करके ही अर्थग्रहण करते हैं, कोई हम विषय वस्तु पढ़ते हैं, पढ़ करके अर्थग्रहण करते हैं। तो भाषा के जो चार मूलभूत कौशल घटे थे उसमें दो अर्थ ग्रहण वाले हैं, उनमें कौन से, सुनना और पढ़ना। इन अर्थग्रहण कौशलों का क्या करना, इन अर्थग्रहण कौशलों को विकसित करना, यानी कि सुन करके अर्थग्रहण करना या पढ़ करके अर्थग्रहण करना, इन दोनों ही भाषा कौशलों का क्या करना, विकसित करना। अब जो दो बच गए, एक तो होता है बोलना और एक होता है लिखना। हम अपने विचारों को दो तरीके से प्रकट कर सकते हैं, एक तो बोलकर प्रकट कर सकते हैं और एक क्या कर सकते हैं, लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो इन दोनों ही कौशलों का क्या करना, विकास करना या इन दोनों कौशलों को विकसित करना भी गद्य शिक्षण की विशेषता मानी जाती है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि गद्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य या मुख्य विशेषता है वो अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति ही मानी जाती है। इसके बारे में आगे की बात करें तो इसमें जो शिक्षण विधियाँ है, तो इन शिक्षण विधियों को हम अलग अलग स्तर पे अलग अलग अनुसार पढ़ेंगे। कि बात करें इनमें शिक्षण विधियों की, तो इन शिक्षण विधियों में जैसे तीन स्तर होते हैं। पहला होता है प्राथमिक स्तर, दूसरा होता है माध्यमिक स्तर और तीसरा होता है उच्च स्तर। तो देखो प्राथमिक स्तर है, उसमें एक विधि पढ़ेंगे हम उद्बोधन विधि या कह सकते हैं कि अर्थबोध विधि। बात करें माध्यमिक स्तर पे, तो माध्यमिक स्तर पे दो आती है, एक तो व्युत्पत्ति विधि और दूसरी आती है प्रश्नोत्तर विधि। पहली विधि व्युत्पत्ति विधि और दूसरी विधि कौन सी आती है, प्रश्नोत्तर विधि। बात करें उच्च स्तर की, तो उच्च स्तर में सबसे पहली विधि आती है व्याख्या विधि, दूसरी आती है टीका विधि और तीसरी आती है प्रसंग विधि। अब बात करें, देखो प्राथमिक स्तर पे सर्वश्रेष्ठ जो विधि मानी जाती है वो एक ही है, तो अर्थबोध या उद्बोधन ही मानी जाती है।
माध्यमिक स्तर पर बात करें तो इसमें प्रश्नोत्तर विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और उच्च स्तर की बात करें तो व्याख्या विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो व्याख्या विधि को व्याकरण में नहीं मान करके गद्य में क्या मानेंगे, उच्च स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। विधियों का जो अध्ययन है वो आगे की कक्षा में करेंगे। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।